तो भारत की यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए एक नया नियम आया है। अब इसका मकसद तो है छात्रों को एक तरह की सुरक्षा देना, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे काला कानून क्यों बुला रहे हैं। चलिए आज इसी सुरक्षा और समस्या के बीच की पूरी बहस को समझते हैं। आखिर इस नए नियम की जरूरत पड़ी ही क्यों? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें रोहित वेमुला जैसे छात्रों की कहानियों में वापस जाना होगा। ये जो दर्दनाक लाइन है, ये उनके आखिरी खत से है और ये हमें उस गहरी समस्या की याद दिलाती है जिससे ये नया नियम निपटने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये नियम कोई रातों रात नहीं आ गया। इसकी जड़ें उन दुखद घटनाओं में हैं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और कैंपस के अंदर छिपे भेदभाव की असली मानवीय कीमत को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया था। 2016 में रोहित वेमुला की मौत सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक चिंगारी थी। और इसके बाद डॉक्टर पायल तड़वी और दर्शन सोलंकी जैसे कई और छात्रों की कहानियों ने इस आग को और हवा दी। इसी से बदलाव के लिए एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा हो गया। तो इन सब विरोध प्रदर्शनों का, इन सब आवाज़ों का आखिर नतीजा क्या निकला? चलिए उस एक दशक लंबे सफ़र को देखते हैं जो सड़कों पर विरोध से शुरू होकर कानून की किताबों तक पहुंचा। ये बदलाव बिल्कुल भी अचानक नहीं हुआ। 2016 के प्रोटेस्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का पुराने सिस्टम को नाकाफी बताना और फिर पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट का आना, हर एक कदम ने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत, असरदार कानून की सख्त ज़रूरत है। और आखिरकार 2026 में जाकर ये नियम लागू हुआ। तो आखिर इस नए नियम में है क्या? ऐसा क्या है इसमें? चलिए जरा इसके प्रावधानों को खोलकर देखते हैं और जानते हैं कि ये कागज पर क्या करने का वादा करता है। देखिए, इस नियम का मकसद बिल्कुल साफ है। ये पक्का करना कि किसी भी स्टूडेंट के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग या किसी भी और पहचान की वजह से भेदभाव ना हो। ये कैंपस में बराबरी और सबको साथ लेकर चलने वाले माहौल को बनाने की एक ऑफिशियल कोशिश है। लेकिन इस नियम में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि सबसे विवादास्पद बदलाव था। इसने एससी और एसटी के साथ साथ अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी छात्रों को भी इस प्रोटेक्टिव लेयर में शामिल कर लिया। और यही वो कदम था जो आगे चलकर इस पूरी बहस का सेंटर पॉइंट बना। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसका मकसद इतना अच्छा है तो फिर इसका इतना जबरदस्त विरोध क्यों हो रहा है? चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू समझते हैं। जैसे ही ये नियम आया, इसके अच्छे इरादों की परवाह किए बिना इसका बहुत कड़ा विरोध शुरू हो गया और आलोचकों ने इसे सीधा सीधा काला कानून का नाम दे दिया। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनके मेन पॉइंट्स क्या हैं? पहला, वो कहते हैं कि ये कानून सिर्फ कुछ समुदायों पर फोकस करता है, जो इसे खुद भेदभावपूर्ण बनाता है। उन्हें डर है कि इसका गलत इस्तेमाल होगा और ये कैंपस में छात्रों को जोड़ने की बजाय उन्हें और ज्यादा बांट देगा। तो ठीक है, ये तो हो गए विरोध के तर्क, पर इन आलोचनाओं का जवाब क्या है? अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और समझते हैं कि इस नियम के सपोर्टर्स क्या दलीलें दे रहे हैं। जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये जनरल कैटेगरी को बाहर क्यों रखता है, उसका जवाब विमेन्स सेल के उदाहरण से दिया जाता है। सोचिए, जैसे एक विमेन्स सेल खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए होता है, वैसे ही ये कानून उन समुदायों के लिए है जिन्हें हिस्टोरिकली भेदभाव का सामना करना पड़ा है। तर्क ये है कि खास सुरक्षा की जरूरत उन्हें ही होती है जो ज्यादा वल्नरेबल हैं। और रही बात इसके मिसयूज होने की, तो जवाब ये है कि भाई ये रिस्क तो किसी भी कानून के साथ होता है। साथ ही बाकी छात्रों के लिए अपनी शिकायतें दर्ज करवाने के जो नॉर्मल रास्ते हैं, जैसे प्रॉक्टर ऑफिस, वो तो पहले की तरह ही सबके लिए खुले हैं। और ये पूरी बहस हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या जनरल कैटेगरी के किसी छात्र को जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है? इस सवाल का जवाब ही एक तरह से इस पूरे तर्क की नींव है। इस सवाल का जवाब शायद इस एक आंकड़े में छिपा है। यूनिवर्सिटीज में लगभग 97% प्रोफेसर, प्रिंसिपल और वाइस चांसलर जनरल कैटेगरी से आते हैं। ये आंकड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पावर के बैलेंस को दिखाता है और इस तर्क को मजबूती देता है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, उन्हें खास सुरक्षा की जरूरत क्यों है। अच्छा, अब जरा उस कमेटी को देखिए जो इन शिकायतों को सुनेगी। इसकी बनावट काफी सोची समझी है। इसमें इंस्टीट्यूट के हेड से लेकर सीनियर प्रोफेसर, स्टाफ, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव और यहाँ तक कि सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल हैं,
ये डाइवर्सिटी ये पक्का करती है कि फैसला किसी एक पक्ष के हाथ में न हो। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इस कमेटी में SC, ST, OBC समुदायों, दिव्यांगजनों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना लीगली मैंडेटरी है, अनिवार्य है। मतलब जिनकी सुरक्षा के लिए कानून बना है, उन्हें ही इसे लागू करने के प्रोसेस में शामिल किया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लड़ाई सिर्फ एक नियम की नहीं है, ये बहस बहुत गहरी है। चलिए जरा समझते हैं कि ये पूरा विवाद हमारे समाज के बारे में क्या बताता है। असल में ये पूरी बहस दो बहुत अलग-अलग आइडियाज की टक्कर है। एक सोच ये है कि न्याय तभी होगा जब कानून सबके लिए एक जैसा हो, और दूसरी सोच ये कहती है कि नहीं, जो लोग कमजोर हैं या जिनके साथ ऐतिहासिक रूप से भेदभाव हुआ है, उन्हें खास सुरक्षा देने वाले कानून ही असली समानता ला सकते हैं। और इसमें एक दुखद बात यह है कि जिन समुदायों के लिए ये कानून बना है, उन्हें या तो इसके बारे में पता ही नहीं है या वो इस बहस से दूर हैं, जबकि इस पूरी कहानी को वो लोग चला रहे हैं जिनके पास समाज में ज्यादा ताकत और आवाज है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इंसाफ की इस तलाश में हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सबके लिए बराबर अधिकारों और ज़रूरतमंदों के लिए खास सुरक्षा के बीच वो सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं। शायद सच्ची बराबरी का रास्ता इसी मुश्किल सवाल के जवाब में छिपा है।